तो ग्राउंड जीरो के सीधे हालात हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे। पूरे देश भर की निगाहें आज की इस बैठक पर टिकी हुई है। उसके बाद देखना है कि पाकिस्तान अपने वादे पर कितना कायम रहता है या फिर से एक बार पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करेगा। सोडी सर, लगातार तस्वीर बदलने की उम्मीद इस वक्त जताई जा रही है, लेकिन बार बार पाकिस्तान ने बड़े धोखे दिए हैं और हमेशा ही ये फितरत पाकिस्तान की रही है कि किस तरीके से धोखा देना वो बखूबी जानता है। ऐसे में एक बार फिर विश्वास कर लिया गया है। एक टर्निंग पॉइंट जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि एयरबेस को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया था पाकिस्तान के, उसके बाद टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि पाकिस्तान समझ चुका था कि अब बड़ा नुकसान हो चुका है, आगे और नुकसान होगा, तो इससे पहले यहां पर किसी भी तरीके से रोना धोना शुरू करो, सीज फायर तक बात लेकर आओ। सीज फायर तक बात आ गई है, लेकिन यहां पर आज टेबल पर पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को मनाना पड़ेगा। पिंकी जी, जैसे एक इंसान का जीवन बचाने के लिए एक जहरीले सांप को कुचलना होता है, मारना होता है। अगर आप उस जहरीले सांप को नहीं कुचलोगे, नहीं मारोगे, सिर्फ उसे एक लट मार के भेज दोगे, वो फिर कुछ समय बाद आएगा आपको डसने के लिए। उसी प्रकार से पाकिस्तान वो जहरीला सांप है जिसे 78 साल से हम देख रहे हैं किस तरह से वो भारत में आतंक मचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की जो एक राष्ट्र के तौर पे बुनियाद है वो है भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी, और हम कुछ भी कर लें पाकिस्तान की ये बुनियाद कभी नहीं बदल सकती है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, पाकिस्तान के स्कूल के बच्चों को जब वो नर्सरी या किंडरगार्टन क्लास में जाते हैं, जब उन्हें उर्दू सिखाई जाती है, तो उर्दू में जब शब्द आता है जा, तो वो कहते हैं जा का मतलब जालिम, और उसके आगे एक सिख आदमी की फोटो होती है। और जब उर्दू में डा का शब्द आता है, वो कहते हैं डाकू, और उसके सामने एक हिंदू इंसान की फोटो होती है जिसने चोटी पहनी और जिसने लुंगी पहनी है। यानी कि एक छोटे एज से ही पाकिस्तान के बच्चों को भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी, सिख धर्म विरोधी बातें सिखाई जाती हैं। और जब ये बड़े होते हैं तो इनके अंदर इतनी नफरत होती है कि आप कोई भी अमन की आशा की बात कर लीजिए, आप कोई भी कूटनीतिक बात कर लीजिए, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को भी नहीं लग रहा है कि ये जो सीज फायर हुआ है ये कुछ लंबे समय तक चलेगा। हम देखेंगे कुछ समय बाद फिर पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में भेजेगा। हमने देखा, हमने 4 युद्ध किए, चारों युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान चारों युद्ध में हारा। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए 71 में। पाकिस्तान ने 15 साल हमारे पंजाब में आतंकवाद को समर्थन किया, 36 साल से ज्यादा वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन कर रहा है। इतने हमने बड़े बड़े कदम उठाए पाकिस्तान पे, क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि जिस देश की बुनियाद ही एंटी इंडिया और हिंदू धर्म विरोधी हो, वो कैसे बदल सकता है? इसलिए मैं बार बार आपके चैनल और कई चैनलों पे कहता हूं, हमें अब पाकिस्तान को सैनिक तौर पे कुचलना होगा। जितने हम पाकिस्तान के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। पिंकी जी, जब हम किचन में लौकी की सब्जी बनाते हैं, हम लौकी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उसी तरह हमें लगातार पाकिस्तान के छोटे छोटे टुकड़े करने चाहिए। ये बिल्कुल 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 अच्छा सर, होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी सर को आपने सुना, जिस तरीके से उन्होंने बताया है बखूबी, बहुत ही जल्दी में, और पूरे घटनाक्रम को अब तक कब कब मार जो है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से खाई है, किस तरीके से खाई है, शुरुआत कैसे इन्होंने की, विस्तार से आपने जानकारी सर दी है। ऐसे में हिंदुस्तान ने सिर्फ अपनी आत्मरक्षा हर बार की, और आत्मरक्षा में ही जो जवाब पाकिस्तान को दिया है उसी से बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। अब भी लंबे वक्त तक पाकिस्तान को यह खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना होगा। और यह साफ कह दिया गया है कि अगर गोली दागोगे तो इस बार गोले से जवाब दिया जाएगा, यानी कि इस बार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये चेतावनी दे दी गई है। फिलहाल अब सीज फायर पर कब तक टिकता है पाकिस्तान, ये देखने वाली बात है, लेकिन ये तो जाहिर है कि धोखा तो एक बार फिर से देगा ही देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोडी सर आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब बांग्लादेश का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर वहां से है। ढाका में कट्टरपंथियों ने युवती पर कोड़े बरसाए हैं। मुंशीगंज में जींस टॉप पहनने पर कट्टरपंथी भड़क गए। कट्टरपंथियों ने नाबालिग मुस्लिम लड़की को पीटा, वेस्टर्न ड्रेस पहनने पर युवती को पीटा गया। सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है और बेहद ही शर्मनाक है, क्रूरता से भरा ये वीडियो है। ये ढाका का वीडियो है, बांग्लादेश के ढाका का वीडियो है। अब देखिए किस तरीके से एक देश है जिसकी बेटियां चांद तक पहुंच रही हैं, और उसके बाद अब ये तस्वीरें देखिए, यहां पर लड़कियों पर कोड़े किस तरीके से बरसाए जा रहे हैं, कैसे कोड़ों से लड़कियों को मारा जा रहा है, सिर्फ इसीलिए
क्योंकि उन्होंने जींस टॉप पहनने की हिमाकत की थी, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न कपड़े पहनने की हिमाकत की थी और इसीलिए उन लड़कियों को इस बेरहमी के साथ पीटा है। किसने इन्हें यह हक दिया है कि इस तरीके से किसी लड़की के ऊपर तुम कोड़े बरपाओ? क्या तुम्हें खुदा बनाया है? क्या तुम खुदा हो? आखिर तुम्हें ये हक किसने दिया है? रैनिक, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ढाका का वीडियो, जहां पर हमेशा युवतियों पर जिस तरीके से अत्याचार होता गया, लेकिन तस्वीरें बेहद हद तक बदली हैं ऐसी जगहों के भी, लेकिन ढाका की ये वीडियो मन को विचलित कर देने वाली है। हाँ, एकदम देखिए, सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुआ है वो ढाका का मुंशीगंज का है। ढाका में मुंशीगंज में ये नाबालिगा जो मुस्लिम लड़की है, इनका दोष यही था कि वो जब पार्टी में जा रहा था उस टाइम पर उन्होंने जींस टॉप पहना था और इसी वजह से उनको एकदम लोगों के सामने हैरास किया गया। और जैसा कि कंप्लेन है कि उनके ये जो जींस टॉप पहनने में जो कट्टरपंथी है इनका इनकार था और इनको जब बताया गया ठीक उसी टाइम पर इस लड़की को सजा दिया गया एकदम लोगों के सामने। कट्टरपंथियों का राज इसके पहले भी बांग्लादेश में देखने को मिला था। बांग्लादेश में जो महिला है उनके ऊपर कट्टरपंथियों का एक से बढ़कर एक जो नियम, वो नियम ठोका जा रहा था। इसके पहले भी देखा गया था, ढाका हो या इसके अलावा बहुत सारे जगह पर यह भी ऐलान किया गया था कि बाजार में कोई लड़की नहीं बाहर आएगा, कोई बाजार में कोई लड़की नहीं जाएगा, कोई लड़की बाजार नहीं कर पाएगा। इस तरीके का निर्देशिका भी जारी किया गया था। और अभी जो तस्वीर सामने आ रहा है, अभी जो वीडियो सोशल मीडिया में सामने आ रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि जींस टॉप पहनने पर भी एक नाबालिगा मुस्लिम लड़की के ऊपर बेरहमी से अत्याचार किया जा रहा है, बेरहमी से वार किया जा रहा है, वो भी कट्टरपंथियों की तरफ से। बांग्लादेश में जो तस्वीर ये सामने आ रहा है, वो तस्वीर एक बात बार बार से सवाल खड़ा कर रहा है कि बांग्लादेश में जो महिला है वो महिला कितना सुरक्षित है, क्योंकि बांग्लादेश का महिला सुरक्षा को लेकर इसके पहले भी चर्चा हुआ था, इसके पहले भी सवाल आया था। उसके बाद फिर से ये तस्वीर फिर से सवाल खड़ा कर देता है कि बांग्लादेश में जो महिला है वो कट्टरपंथियों के हाथ में कितना सुरक्षित है, क्योंकि बांग्लादेश में जितना दिन जा रहा है उतना कट्टरपंथियों का जो राज वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, रैनिक, आएंगे आपके पास। फिलहाल एक और बड़ी खबर सामने है। यूनिस के खिलाफ हसीना समर्थकों ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। यूनिस सरकार के बैन को मानने से इनकार कर दिया है। अवामी लीग पर प्रतिबंध को नहीं मानेंगे, ये कहा है। राजनीतिक मैदान छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। अवामी लीग पर प्रतिबंध यूनिस की तानाशाही है। यूनिस सरकार ने अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया। इस पर अवामी लीग ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया है कि उनका राजनीतिक मैदान छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। अवामी लीग ने इस फैसले को तानाशाही की पराकाष्ठा बताते हुए सियासी जमीन पर काम करते रहने का ऐलान किया है। अवामी लीग ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों से इस फैसले की निंदा करने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र पसंद करने वाली तमाम संस्थाओं और देशों को इस निर्णय का विरोध करना चाहिए। अवामी लीग पर बैन और पार्टी के इसके खिलाफ विरोध से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। बीते करीब 1 साल से बांग्लादेश में लगातार सियासी उथल-पुथल देखी जा रही है। वाकई में रैनिक, पूरा 1 साल लगभग होने को है, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई है, वाकई में यहाँ पर एक के बाद एक तानाशाही मोहम्मद यूनिस की साफ देखी जा रही है। जिस तरीके से यहाँ शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया, हालांकि इस प्रतिबंध को मानने से इनकार कर दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह कि प्रतिबंध को मानने से इनकार किया है। जमीनी स्तर पर आप काम करोगे, लेकिन जब वक्त आएगा चुनाव लड़ने का, तो कैसे संभव होगा सब कुछ? देखिए, अवामी लीग को लेकर सियासत जो है वो बांग्लादेश में अभी भी जारी है, क्योंकि 2 दिन पहले भी देखा गया था कि अवामी लीग को बांग्लादेश में बैन किया गया था। मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक मीटिंग रखा गया था। उस मीटिंग में अवामी लीग को लेकर जब डिसीजन लिया गया, उसी टाइम पर यूनिस गवर्नमेंट की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी तरीके का राजनीतिक कोई कार्यक्रम अवामी लीग को करने नहीं दिया जाएगा, अवामी लीग को बैन किया जाएगा, क्योंकि अवामी लीग के ऊपर जो लॉ ट्राइब्यूनल में मामला चल रहा है, उस मामले का जब तक निष्पत्ति नहीं होगा तब तक अवामी लीग किसी भी तरीके से बांग्लादेश में कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ये बैन लगाने के बाद ही अभी अवामी लीग की तरफ से कहा गया है कि अवामी लीग किसी भी हद से जो बैटलफील्ड है वो बैटलफील्ड नहीं छोड़ेंगे। यानी जो पॉलिटिकल सियासत, वो पॉलिटिकल सियासत फिर से जारी हो चुका है। अवामी लीग जो राजनीतिक ग्राउंड है, वो राजनीतिक
ग्राउंड को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और आवामी लीग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ये जो डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन को लेकर जो लोग बांग्लादेश का ये जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उन लोगों के पास भी वो लोग जाएंगे, दूसरे देशों के पास भी अपील करेंगे कि ये जो बैन उनके ऊपर रखा गया है, इसके ऊपर जांच किया जाए, इसके ऊपर कोई कार्रवाई किया जाए। इसका डिमांड भी आवामी लीग की तरफ से रखा जाएगा। यानी 1 साल हो चुका होने जा रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट का, ठीक इसी टाइम पर जब चुनाव आने वाला है बांग्लादेश में, चुनाव होने वाला है बांग्लादेश में, ठीक इसी टाइम पर आवामी लीग के ऊपर बैन करने का जो प्रयास मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से हो या कट्टरपंथियों की तरफ से किया जा रहा था, उसके ऊपर ही अभी आवामी लीग जो है वो भरस चुके हैं। और आवामी लीग जो है वो एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि आवामी लीग एक भी बैटलफील्ड नहीं छोड़ेंगे, यानी राजनीतिक जो मंच है उस मंच से वो लोग नहीं हटेंगे। अभी भी आवामी लीग का जो कार्यक्रम चल रहा है वो कार्यक्रम जारी रहेगा। आवामी लीग का जिस तरीके से मूवमेंट चल रहा है वो मूवमेंट भी जारी रहेगा। और अगले पॉलिटिकल जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में भी आवामी लीग किसी भी तरीके से वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा आवामी लीग की तरफ से कहा जा रहा है। तो अभी देखना पड़ेगा कि इंटरिम गवर्नमेंट का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था कि शेख हसीना के समेत करीब आवामी लीग का 12 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दायर किया गया था। शेख हसीना को गिरफ्तार करने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही शेख हसीना को देश में वापस ले आने का जो डिमांड वो भी मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा था। ठीक उसी टाइम पर अभी आवामी लीग के खिलाफ में भी जो कार्रवाई वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। तो ठीक इसी सिचुएशन में आवामी लीग जब बोल रहा है कि वो लोग बैटलफील्ड नहीं छोड़ेंगे, यानी वो लोग राजनीतिक जो कार्यक्रम वो जारी रहेंगे, इसके खिलाफ में दूसरे देशों के पास भी अपील रखेंगे आवामी लीग। ठीक इसी सिचुएशन में मोहम्मद यूनुस क्या करेगा, ये सवाल ही अभी बार बार से सामने आ रहा है। बिल्कुल रैनिक, बेहद से सवाल इस वक्त खड़े हैं और जिस तरीके की मांग की गई है कि यहाँ पर तमाम संगठनों को विरोध करना चाहिए जिस तरीके से फैसला मोहम्मद यूनुस ले रहा है उसका, ये भी देखना है कि कौन कौन से संगठन आगे आएंगे, क्या इसका विरोध किया जाएगा या फिर सब इससे बचने की कोशिश करेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया रैनिक आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। सीजफायर के बाद अखनूर में रात में कैसा माहौल रहा, देखिए अजय जांडियाल की इस रिपोर्ट में। युद्ध विराम को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, मगर उसके बावजूद भी लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं, क्योंकि बीते कल पाकिस्तान की तरफ से किया गया युद्ध विराम का उल्लंघन और आम मासूम लोगों पर की गई फायरिंग जो है उसके पीछे की बड़ी वजह है। यही वजह है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी एलओसी और आईबी के गांव से दूर यानी कि सुरक्षित जगहों पर रह रहे हैं। हम इस समय घर के भीतर हैं क्योंकि बाहर जो है पूरे तरीके से ब्लैकआउट है। हम यहीं से बाहर आपको दिखाने का प्रयास जो है वो करेंगे कि आखिरकार किस तरह की सिचुएशन इस वक्त बाहर है। आप देखेंगे तो सड़कें बिल्कुल सूनी हैं, अगर सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियां जो यहाँ चल रही हैं वही हैं। घरों को अगर आप देखेंगे तो घरों में रोशनियां बिल्कुल बंद हैं और ख़ासतौर पे जो बाहर की रोशनी है उसको बंद रखा गया है। और इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर रात को पाकिस्तान फिर फायरिंग करता है तो उनके लिए मुसीबत हो सकती है। कल 5 बजे जब सीज़ फायर हुआ उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से अचानक फायरिंग शुरू हुई और कुछ देर बाद ड्रोन्स जो हैं अखनूर, उधमपुर और सांबा में जो है वो दिखाई दिए, जिसके बाद से लोगों में काफ़ी दहशत है। कल भी पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में जो मासूम लोग हैं उनको निशाना बनाया गया और उसी के चलते प्रशासन ने एहतियातन लोगों को जो है इस चीज़ की हिदायत दी है कि लोग अभी भी अपने घरों जो बॉर्डर के इलाकों में हैं उससे दूर रहें और इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि कहीं वो अगर पाकिस्तान फिर से फायरिंग करे तो उसका जो है वो शिकार ना हो जाएं। हम इससे अभी क्योंकि यहाँ अंदर वापस हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पर रुकने का मतलब जो है वो एक बड़ा खतरा हो सकता है और इसीलिए हम खुद एक डबल स्टोरी घर के भीतर हैं जो जहाँ पे सुरक्षित है, क्योंकि पाकिस्तान की पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि आज भी हज़ारों की संख्या में लोगों को अलग अलग जगह पर सुरक्षित जगहों पर जो है वो शिफ्ट किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान 10 से 12 किलोमीटर अंदर तक जो है गाँव और शहरों को निशाना बनाकर लोगों का नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू।
को पावर्ड बाय